खबर है लखनऊ से, जहां CSIR राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में 72वें वार्षिक दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मशहूर वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित अनिल कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों की बड़ी संख्या मौजूद रही। अपने प्रेरक व्याख्यान में पद्मश्री अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि भारत में अनेक ऐसी वनस्पतियां और पारंपरिक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आज भी पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, जबकि वे किसानों और आम जनता के लिए सस्ते और प्रभावी उपाय साबित हो सकती हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किडनी स्टोन और UTI जैसी समस्याओं के उपचार में भुट्टे के बालों की चाय लाभकारी होती है। इस तरह आम की गुठली का भी कई प्रयोगी तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को दिल लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं, समाज की है। हमें अपने शोध के माध्यम से जनता के लिए ऐसे उपाय देने चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनिल कुमार गुप्ता के प्रेरणादायक विचारों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो इस बात की कि NDRI ने, नेशनल पोटेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ सालों में लोगों के पास ऐसी तकनीकों को पहुंचाने में बहुत तेज़ी बढ़ाई है जिनसे उनकी आमदनी बढ़े, जिनसे हमारे संवर्धन हो जैविक साधनों का, और जिनसे समाज को पता चले कि विज्ञान और तकनीक किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करती है और जीवन को बदल सकती है। इस बारे में काम तो काफ़ी पहले से हो रहा था, लेकिन अभी उसमें बहुत गति आई है। बहुत सारे उद्यमियों को टेक्नोलॉजी गई, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि एक पूरा नेटवर्क बनेगा देश के अंदर जो बॉटनी डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेज हैं, उनके विद्यार्थियों का, क्योंकि NDRI की भूमिका सिर्फ लखनऊ या सिर्फ CSIR तक सीमित नहीं रह सकती। पूरे देश के जो विद्यार्थी हैं उन सबको पढ़ाना, उन सबको समाज के साथ जोड़ना और उन सब के जरिए समाज की जानकारी को यहाँ तक लाना, हनीबी नेटवर्क उसमें उनका भागीदार बनेगा और इस ज्ञान से हम नए नए एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर पाएंगे। आज मेरी बातचीत का जो मुद्दा था वो यही था कि कैसे हम उद्यम लगवाएं जैविक साधनों पर आधारित, और जिनमें हम औपचारिक विज्ञान और अनौपचारिक विज्ञान या जानकारी जो लोगों की है उसको मिलाकर नए अवसर जीवन के पैदा कर सकें। सर, आपने अपने भाषण में चीज कही कि जो भुट्टे के बाल उसको आम जनमानस किस तरीके से अपने बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम फेंक देते हैं। जैसे भुट्टे के जो बाल होते हैं, आप भुट्टा खाते हैं, आपको नहीं पता कि कीमत उन बालों की भुट्टे के दानों से ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे किडनी में पत्थर नहीं पैदा होने देते, वो हमें प्रोस्टेट के लिए, महिलाओं को UTI की प्रॉब्लम नहीं होने देते। मैं रोज सुबह उसकी चाय पीता हूँ भाई, अपनी चाय के अंदर वो बाल डालता हूँ। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीजें हैं, आम की गुठली है फेंक देते हैं, गुठली के अंदर जो कर्नल होता है, जो बीज होता है, उसको सुखाकर वो कितना गुणकारी है, आम से ज्यादा आमदनी उस गुठली से है, लेकिन हम लोग तो उसको उतना इस्तेमाल नहीं करते उत्तर प्रदेश में। गुजरात में लोग करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कम करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम आज नहीं कर रहे हैं। किसान उनकी कीमत नहीं समझ रहे, महिला समूह हैं जो, उनको अगर हम ऐसे साधन दे दें तो वो उनके प्रोडक्ट बनाएंगी और आगे उनकी आमदनी बढ़ेगी। महिलाओं के हाथ में जो आमदनी आती है उसका ज़्यादा हिस्सा परिवार के कल्याण में खर्च होता है, बजाय पुरुषों के हाथ में वही आमदनी आए। तो इसलिए उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके हाथों में आमदनी पहुंचाना हम सबकी एक कोशिश होनी चाहिए समाज को अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए। और ये भी बात मैंने कही आज कि जो अनौपचारिक विज्ञान है उससे नोबेल प्राइज तक मिला है लोगों को, तो इसलिए हम ये ना सोचें कि लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हमारा जो सम्मान है प्रशासनिक, हमारी जो कीमत है, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो कैरियर है वो कम हो जाएगा। ना, ऐसी बात नहीं है, बल्कि दोनों विज्ञान जब जुड़ेंगे तो समाज के लिए और ज़्यादा उपयोगी हम काम कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ कमल के फूल के सभी हिस्सों से नए नए प्रोडक्ट बनाने की बात आई। उसकी जड़ों से, उसके पत्तों से चाय बनाई गई, उसके फूलों से, उसकी डंडियों से। तो ये जो एक शुरुआत है, कहना चाहिए कि पूरी वैल्यू चेन जो बन रही है, और उनका उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है, माइक्रो लेवल सर्कुलर इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, बायो सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब कि कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं होता है, उसका उपयोग हमें आना चाहिए, बस ये बड़ी बात है। और इसके लिए मेरे जो विचार थे वो उनकी जो उभरती हुई चिंता और उनका जो योगदान है उससे जुड़ते थे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये काम आगे और बढ़ेगा और लोगों को, किसानों को जो साधन, जो
खरपतवार होते हैं खेत के अंदर, हम फेंक देते हैं उनको। उनमें से कुछ हैं जिनकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, मजदूर जानता है, मजदूर का स्वास्थ्य उन्हीं पे आधारित है। और कुछ है जिनको जानवर नहीं खाते हैं, वो सब दवाई के पौधे हैं। इसका इस बात को ध्यान रखना है, कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक दवाई क्यों इस्तेमाल करनी है? वो क्यों नहीं खाते जानवर उसको? क्योंकि वो कड़वे हैं। हमें कीड़ों को मारने के लिए क्या चाहिए? कड़वाहट। तो फिर बाजार से क्यों लानी है कड़वाहट? हमारे खेतों के आसपास ही है ना उन पौधों में। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कम खर्चे से और टिकाऊ साधनों से हम अपने जमीन का स्वास्थ्य बनाएं, पर्यावरण का स्वास्थ्य बनाएं, जैविक विविधता को बचाएं और समाज को सुदृढ़ बनाएं। नए रिसर्चर्स के लिए क्या कुछ करना है? देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ कहीं ऐसी ज़रूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई और ऐसी ज़रूरतें जिनको लोगों ने महसूस भी नहीं किया, उन तकलीफ़ों को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा समय उन लोगों के साथ जाकर रहना पड़ेगा। इमर्सिव लर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, यानी कि जो जहाँ पर तकलीफ है वहाँ जाके रहेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे उनका दर्द। तो फिर संवेदना पैदा होगी और संवेदना से सृजनशीलता का जन्म होगा और सृजनशीलता फिर हमें उत्साह पैदा करेगी हमारे अंदर कि हम स्वांतः सुखाई की भावना से जीवन में आगे बढ़ें। अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, किसी कोई इनाम के लिए, किसी से सम्मान मिले इसलिए नहीं, लेकिन सम्मान मिलेगा। ये समाज हमारा बहुत आभारी समाज है। वो जब अच्छा काम होता है तो उसके लिए प्रोत्साहित करता है। मैं सभी युवा वैज्ञानिकों से अनुरोध करूंगा कि पूरे देश के जो बॉटनी के विद्यार्थी हैं उनको एनवीआरआई से जोड़ने में मदद करें। इस गांव के अंदर बहुत सारा ज्ञान है। इस पीढ़ी में जितना ज्ञान बुजुर्गों का खत्म हुआ है, इतना पिछले 5000 साल में नहीं हुआ, क्योंकि परिवार बिखरने शुरू हो गए अब। इसलिए इस ज्ञान को बचाना और उसको विज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी, अर्जेंट काम है, अत्यधिक महत्व का काम है, जिसको हम इसमें देरी नहीं कर सकते। जब भी कोई वृद्ध माता दादा दादी जाते हैं तो उस दिन एक लाइब्रेरी खत्म हो जाती है, दफना दी जाती है तो जला दी जाती है। तो हम कब तक कितनी पुस्तकालयों को जलाएंगे? तो इसलिए उस ज्ञान को बचाना और उसको उसके अंदर मूल्य वृद्धि करना, आने वाली पीढ़ी तक बचाना, ये हम सबकी सामुदायिक जिम्मेदारी है और युवाओं की इसके अंदर सबसे ज्यादा भूमिका है। इसमें कोई दो शक नहीं हो सकता।